स्टूडेंट, मैं वीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और बहुत ही शानदार चैप्टर मैं ये लेकर आया हूं, गॉस की प्रमेय। लेकिन गॉस की प्रमेय पढ़ने के पहले हम लोग इसके पहले क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में पढ़े थे, साथ ही साथ घनकोण के बारे में पढ़े थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर प्लीज़ उसको देखिए, तभी उसका आपको आनंद मिलेगा। आज वैद्युत फ्लक्स, उस दिन भी मैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैं बताया था, और आज जो है वैद्युत फ्लक्स का ये जो सूत्र होता है फाई के बराबर ये cos थीटा, ये कैसे आता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र E खींचेंगे। एक समान ये वैद्युत क्षेत्र E देख रहे हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक पृष्ठ लिया गया है जो बंद एक पृष्ठ लिए जिसका क्षेत्रफल क्या है A है। एक काल्पनिक पृष्ठ बनाए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ लिए हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। यहाँ मैं लिखा हूँ कि माना कोई काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, माना कोई काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E के भीतर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर कोई अल्पांश और इस पृष्ठ पर एक अल्पांश अवयव लिए हैं, एक अल्पांश एक छोटा सा भाग लिए हैं जिसका नाम क्या है, dA। कोई अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA है जो सदिश रूप में वेक्टर dA से लिखे हैं, जो सदिश रूप में वेक्टर dA से लिखे हैं। और अतः संपूर्ण क्षेत्र से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ सब लिखेंगे फाई E बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप समझिए कि सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र खींचेंगे, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ, ऐसे एक काल्पनिक पृष्ठ की हमने कल्पना किया कि ऐसे एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। और इस काल्पनिक पृष्ठ के भीतर एक छोटा सा अवयव लिए हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस अवयव का नाम क्या है, dA है, और इसको सदिश रूप में हम किससे लिखे हैं, वेक्टर dA से लिखे हैं, वेक्टर dA, और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अतः संपूर्ण क्षेत्र से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई E से लिखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और आप पढ़े होंगे, चूंकि फर्स्ट ईयर में बताया गया था कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखेंगे, ये आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था। ये दो सदिश हैं, वेक्टर A है, वेक्टर B है, और इनके बीच में कौन गुणन है, डॉट गुणन है। ऐसे इनके बीच में भी क्या है, डॉट गुणन है। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, ये डॉट गुणन होता है, या बिंदु गुणन होता है, या स्केलर गुणन। इनका चार नाम होता है, बिंदु गुणन, डॉट गुणन, स्केलर गुणन, अदिश गुणन। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, उन दोनों सदिशों के परिमाणों, यानी वेक्टर A का परिमाण A होता है, वेक्टर B का परिमाण B, और इनके बीच बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बताइए वेक्टर E डॉट वेक्टर dA का मान इस तरह से क्या होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA का मान इसी प्रकार क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, वेक्टर A था तो A लिखे हो, तो वेक्टर E है तो क्या लिखोगे E, और D है वेक्टर B था तो B लिखे हो, ऐसे वेक्टर D है तो क्या होगा E D A, और क्या लिखेंगे, इनटू cos थीटा। अरे जैसा भेष वैसा भेष, यानी वेक्टर A था तो A लिखे हो, वेक्टर B था तो B लिखे हो, इनटू cos थीटा। ऐसे वेक्टर E है तो E लिखेंगे, वेक्टर D है तो D लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये मान उठा के वेक्टर E डॉट वेक्टर dA की जगह हम उठा के रख सकते हैं। तो फाई E का मान अगर हम देखें, फाई E का मान देखें तो क्या आएगा बाबू, इंटीग्रेशन E dA की जगह क्या लिखोगे, E dA cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, E dA cos थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, E cos थीटा को बाहर करेंगे तो फाई E का मान हो जाएगा, E cos थीटा बाहर हो गया तो क्या मिलेगा बाबू, इंटीग्रेशन dA, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, dA, E निकल गया, cos थीटा निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो आपको एक सूत्र में बता दूं, समाकलन का सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x के, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर y के, इंटीग्रेशन dz बराबर किसके, z के, इंटीग्रेशन dA बराबर 1 के। ध्यान दीजिएगा, कहानी ऐसे करवट ले रही है या मोड़ ले रही है, इंटीग्रेशन dx है,
dx है तो यहाँ पे x लिखेंगे, dy है तो y लिखोगे, dy dz है तो z लिखोगे, dA है तो क्या लिखोगे, a लिखोगे। तो ऐसे बताइए इंटीग्रेशन dA है तो क्या होगा, a होगा। तो कुल मिला के इसका मान हो गया फाई t बराबर किसके, e cos थीटा और इंटीग्रेशन dA, इंटीग्रेशन dA का मान क्या हो गया, a इनटू क्या होगा a। या हम लिख सकते हैं कि फाई t बराबर e a cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, e a cos थीटा। ये आपका फाई का मान निकल कर आ गया। फाई यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह e a cos थीटा के बराबर होगा। देखिए फाई e बराबर e a cos थीटा होता है, जो कि हमने आपके सामने सिद्ध करके दिखा दिया। अब इसमें लिखेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्थितियां, विशेष स्थितियां में ध्यान देना पड़ेगा आपको। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी विशेष स्थितियां में पहला लिखेंगे यदि समतल पृष्ठ, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ध्यान दीजिएगा यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो जब लंबवत होगा तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 अंश, उल्टा चलता है इसमें। जब देखिएगा जहां फ्लक्स की बात आएगी, जब भी वैद्युत फ्लक्स की बात हो तो याद रखिएगा जब लंबवत होता तो आप कहते हैं लंबवत में थीटा का मान 90 अंश होना चाहिए, लेकिन थीटा का मान क्या हो रहा है, 0। तो उल्टा जहां वैद्युत फ्लक्स की बात आएगी तो जब लंबवत होगा तो थीटा का मान 0 रखेंगे, और जब समांतर होगा तो थीटा का मान 90 अंश रखते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 0 अंश, 0 अंश। तो तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से आइए समीकरण क्या भाई, आई टी बराबर किसके, आई बराबर e a cos, और थीटा की जगह बोलो लंबवत है ना तो थीटा का 0 रखो, cos 0 उसका मान क्या होता है 1। तो फाई t बराबर हो जाएगा क्या, e a into cos 0 उसका मान क्या होता है 1। इस तरह से मान आपका हो गया फाई t बराबर किसके, फाई बराबर किसके, e a, ठीक है। यहाँ दर्शा देंगे चूंकि cos 0 अंश बराबर कितना होता है, cos 0 अंश बराबर किसके, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसी प्रकार यदि वैद्युत क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत न होकर समांतर हो तब क्या होगा। आइए दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दूसरा हो जाएगा यदि वैद्युत क्षेत्र, यदि वैद्युत क्षेत्र नंबर 2, यदि समतल पृष्ठ, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो जब समांतर की बात होगी तो थीटा का मान 90 अंश रखिएगा, 90 अंश। वो तब समीकरण 1 से, वो तो समीकरण 1 से, समीकरण क्या है, समीकरण आपके एक सामने है। इस तरह से क्या होगा, फाई t बराबर e a cos, थीटा इधर 90 अंश रखेंगे, और इस तरह से फाई t बराबर और cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो e a जुड़े क्या हो जाएगा 0, और 0 जुड़ा करेंगे क्या होगा 0, यानी फाई का मान क्या है 0। यहाँ दर्शा सकते हैं क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है 0 अंश। एक बार और इसको समझ लेते हैं बढ़िया से, ताकि ये आप वैद्युत फ्लक्स का मान ये कैसे आता है, फाई बराबर e a cos थीटा के, वो कैसे आता है उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र E खींचिएगा, और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे, या कोई भी अपने आकार का एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लीजिएगा, जिसका क्षेत्रफल क्या मानेंगे a है, और इस क्षेत्रफल के भीतर, इस काल्पनिक पृष्ठ के भीतर एक छोटा सा अवयव लेंगे जिसका नाम क्या है dA, और इसको सदिश रूप में किसे लिखेंगे, वेक्टर dA से, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में किसे लिखेंगे,
वेक्टर से और इनके बीच का कोण क्या है थीटा। तो मैं लिखा क्या हूँ कि माना कोई काल्पनिक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है कैपिटल A है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E के भीतर स्थित है। ये काल्पनिक पृष्ठ कहाँ स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर कोई अनुपात क्षेत्रफल और dA है, देखिए dA है जो सदिश रूप में किससे लिखा गया वेक्टर dA से निरूपित है। अतः संपूर्ण क्षेत्र से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और दो सदिशों का जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण के भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA है तो क्या होगा, वेक्टर E का परिमाण E होगा, वेक्टर dA का परिमाण dA होगा। I to cos थीटा लिख देंगे, फाई E बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA की जगह क्या लिखेंगे E dA cos थीटा, E cos थीटा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dA हो गया और इंटीग्रेशन dA का मान क्या होता है A, इंटीग्रेशन ऑफ dA का मान A। जैसे हमने सूत्र लिखवाया था इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy का मान y होता है, ऐसे इंटीग्रेशन dA का मान A होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस तरह से फाई E बराबर E A cos थीटा समीकरण नंबर 1। अब इसमें विशेष स्थितियां लिखेंगे, विशेष स्थितियां में दो प्रकार से लिखेंगे। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, जब लंबवत कहेगा तो थीटा का मान 0 अंश, इसमें उल्टा चलता है, लंबवत मतलब थीटा का मान 90 नहीं, थीटा का मान 0 अंश। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 फाई बराबर E A cos थीटा के 0 अंश रखेंगे, का 0 अंश मान होता है, गुणा करेंगे फाई बराबर E हो गया। ठीक है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान 90 अंश लेते हैं, एकदम उल्टा। समांतर में थीटा का मान 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ थीटा का मान क्या होगा 90 अंश। तो E A और cos, अब यहाँ थीटा जब 90 अंश रखेंगे cos 90 अंश का मान 0 होता है, इस तरह पूरा करेंगे क्या होगा 0। और इसका मात्रक आप जान ही रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। कल मैं बताया था कि इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अभी तक आपने अगर इसको नोट्स आपको बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। इसको आप जान लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसे नहीं जाना तो आगे के जितने डेरिवेशन हैं आप नहीं कर पाएंगे। और इसको आप बढ़िया से अगर आपने जान लिया तो आगे के सारे डेरिवेशन एकदम हलवा की तरह हो जाएंगे। और साथ ही साथ यह डेरिवेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए बिना समय गंवाए शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब जाके इसका आपको आनंद मिलेगा। आइए बात करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। और स्थिर विद्युत्की में जो गॉस प्रमेय है वो आवेश और वैद्युत फ्लक्स के बीच संबंध को बताता है। ये लिख दे रहे हैं स्थिर विद्युत्की में, स्थिर विद्युत्की में गॉस का प्रमेय गॉस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश में संबंध बताता है। आवेश में संबंध बताता है, आवेश में संबंध बताता है। ठीक है, तो पहला मतलब यह है, ये क्या है कि स्थिर विद्युत्की में गॉस का जो प्रमेय होता है वो वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश में संबंध बताता है। अब देखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डबल इंटेग्रल का मान मैं यहाँ से लिखने का प्रारंभ करता हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का किसी बल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखेंगे, फाई ई। किसी बल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। इसलिए के अनुसार किसी बल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे क्या होगा Q, या लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। ये होता है गॉस का प्रमेय, ठीक है। और यही हम अभी सिद्ध करेंगे और इसको सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार और समझते हैं कि गॉस की प्रमेय है क्या। तो गॉस की प्रमेय का जो मुख्य सार ये होता है कि ये स्थिर विद्युत में क्या बताता है। स्थिर विद्युत में गॉस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई तथा आवेश अर्थात Q, फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स और Q में क्या करता है, यह संबंध बताता है। यानी स्थिर विद्युत में गॉस का जो प्रमेय है वो वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश में संबंध बताता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब गुना कर देना है। फिर से याद रखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। और इसका गुना करके 2/ε0 होता है। तो एक बार और समझ लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको हम सत्यापित करते हैं। इसका प्रूफ, इसका सत्यापन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। एक पृष्ठ बना लेते हैं, ये आपका एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से पर एक +Q आवेश है जो O पर है और यहाँ से इसकी दूरी एक अल्पांश अवयव ले लेते हैं dA और यहाँ से ये इसका जो घनफल होगा वो d ओमेगा होगा और यहाँ से इसकी दूरी R है और एक बिंदु P ले लेते हैं और यहाँ जो है इनके बीच का कोण थीटा है। ये वेक्टर P है, ये वेक्टर dA ले लेते हैं। ये क्षेत्रफल और dA है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या, सबसे पहले इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक क्या करेंगे, एक सबसे पहले काल्पनिक एक बंद पृष्ठ लेंगे और इस बंद पृष्ठ के भीतर इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, A है। और इस बंद पृष्ठ के भीतर क्या है, एक +μ कूलाम का आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। और इस +μ कूलाम से, इस आवेश से समानांतर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर जहाँ अल्पांश क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, जिसे सदिश रूप में वेक्टर dA से लिखें। और इस पर इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। ये आपको लिखना पड़ेगा। माना एक बिंदु आवेश +Q एक बंद पृष्ठ के भीतर, माना एक बिंदु आवेश +Q एक बंद पृष्ठ के भीतर एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है,
बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश से कितने दूरी पर? इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ठीक है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, ठीक है, dA है। और इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है? E। इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इतना हमने लिख दिया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बल्क पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, और बिंदु O इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर एक लंब क्षेत्रफल क्या है? dA है। और इस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर P पर उत्पन्न तीव्रता क्या है? E है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम किसे लिखेंगे? d phi E से। d phi E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यानी देखिएगा, जब पूरे पृष्ठ से निकालेंगे तो phi E लिखते हैं, और एक छोटे से अवयव के द्वारा निकालेंगे तो d phi E बराबर किसके? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण के त्रिज्या के घनफल के बराबर होता है। तो d phi E बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर E का परिमाण E, वेक्टर dA का परिमाण dA, तो क्या होगा? cos थीटा। यहाँ दर्शा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर किसके होता है? AB cos थीटा। यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। इसी प्रकार वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर किसके? वेक्टर E का परिमाण E, वेक्टर dA का परिमाण dA cos थीटा। ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे कि पूरे पृष्ठ से, यानी पहले एक काम और कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए समीकरण नंबर 1, इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको तीव्रता को हम P से लिखेंगे, और E बराबर सूत्र होता है 1/4πε0, और Q बटे क्या होगा? R स्क्वायर। Q बटे क्या होगा? R स्क्वायर। क्यों? इस बिंदु आवेश के कारण इस P पर तीव्रता निकालेंगे, तो सूत्र
सूत्र होता है 1/4πε0 और आवेश q था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की लेते हैं, इस आवेश के कारण है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था r था, इसमें r डबल हो जाएगा। अब e का मान समीकरण 1 में रखिए तो लिखेंगे e का मान समीकरण 1 में रखने पर, e का मान समीकरण 1 में रखने पर देखेंगे जब e का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा, d phi e बराबर e का मान रखो, e की जगह क्या रखोगे 1/4πε0 और q बटे क्या होगा r स्क्वायर इनटू क्या है dA cos थीटा, ठीक है। तो आपका मान आ गया क्या क्या, ध्यान दीजिएगा d phi है 1 e की जगह क्या होगा 1/4πε0 q अपन r स्क्वायर और क्या है q अपन r स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा dA cos थीटा, तो dA cos थीटा और dA cos थीटा बटे r स्क्वायर को घन कोण कहते हैं, क्या कहेंगे घन कोण कहेंगे। तो लिखेंगे d phi e बराबर 1/4πε0 और q यहाँ लिखेंगे q इनटू और dA cos थीटा बटे यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान, यानी dA cos थीटा बटे r स्क्वायर को क्या लिखेंगे d ओमेगा, जिसको हम कहते हैं घन कोण। ये dA cos थीटा आप बताइए किसी क्षेत्र पर किसी अवयव द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसे ही को हम क्या कहते हैं घन कोण कहते हैं। तो dA बटे r स्क्वायर होता है तो dA बटे r स्क्वायर इनटू cos थीटा को हम क्या कहेंगे d ओमेगा, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि d ओमेगा बराबर किसके होगा, आप कहेंगे dA cos थीटा बटे किसके r स्क्वायर को। तो क्या करेंगे इसका मतलब 1/4πε0 q है 1/4πε0 q है और इस टोटल के लिए क्या लिख देंगे d ओमेगा। अब तो अभी आपने एक छोटे से अवयव के द्वारा निकाला, अब पूरे पृष्ठ से निकालिए। अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब देखेंगे जब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, अब d की जगह क्या होगा सिर्फ phi e होगा, phi e बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q 1/4πε0 q इनटू d ओमेगा, शेष मान बाहर कर लेंगे तो phi e बराबर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 1/4πε0 और क्या होगा निकला q, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन d ओमेगा, और अभी हम पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है x के, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा किसके होगा ओमेगा के। तो phi e बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इनटू q और ये मान होगा किसके ओमेगा के, और ओमेगा बराबर हम लिखवाए थे 4 पाई होता है, ओमेगा का मान हो जाएगा 4 पाई 1/4πε0 और ओमेगा q है ना, और ओमेगा का मान होता है 4 पाई कट गया तो phi e का मान क्या निकला, आप देख सकते हैं q बटे क्या मिला ε0। तो यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ चाहेंगे तो दर्शा सकते हैं चूंकि ओमेगा बराबर किसके होता है 4 पाई के। तो इस तरह से हमने इसको डेरिवेशन को जो है फाइनल कर लिया। अब एक बार सरसरी निगाह से इसको समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा जो गॉस की प्रमेय होता है ये स्थिर विद्युत्की में किसको बताता है, तो आप बताएंगे वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच के संबंध को बताता है। वही मैं लिखा हूँ स्थिर विद्युत्की में गॉस का जो प्रमेय होता है वो वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के बीच के संबंध को बताता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है 1/ε0 गुना होता है। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi e उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात phi e बराबर किसके 1 यानी आवेश का कितना गुना 1/ε0 गुना 1/ε0
जीरो गुना मैंने गुड़ा इंटू क्यू, और इस तरह से फाई का मान हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब सिद्ध करेंगे कि कैसे फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काल्पनिक पृष्ठ ले लीजिएगा और इस पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू कूलम आवेश को जो है बिंदु O पर रखा गया है और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B है जिसके चारों तरफ एक लंब क्षेत्रफल अवयव क्या है, D है। यही मैं लिखा हूं, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, ठीक है, और इस आवेश यानी क्यू से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है, जिसके चारों ओर एक लंब क्षेत्रफल अवयव क्या है, इस पूरे क्षेत्रफल अवयव का नाम क्या है, D है, और इस आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न तीव्रता क्या है, E है। अतः क्षेत्रफल अवयव यानी क्षेत्रफल अवयव इतने की बात हो रही है, इतने की बात हो रही है। अतः क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई, जब DA था तो D फाई अब पूरे पृष्ठ से होगा तो सिर्फ फाई ही होगा, क्या होगा, सिर्फ फाई। ध्यान दीजिएगा, इतने से जा रहे हो तो D फाई बराबर क्या होगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर DA दोनों का अदिश गुणनफल। और आप जानते हैं दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण के भुजा के गुणनफल के बराबर, यानी वेक्टर A का परिमाण A होता है, वेक्टर B का परिमाण B होता है इनटू cos थीटा। ऐसे वेक्टर E का परिमाण E हो गया, वेक्टर DA का परिमाण D हो गया इनटू cos थीटा। समीकरण नंबर 1। अब प्लस Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता भी है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और किस आवेश Q के कारण और कितनी दूरी पर है, R, तो Q बटे R स्क्वायर हो गया। अब E का मान जो निकाला है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। E का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो D फाई बराबर, अब E की जगह क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q रखोगे और इनटू क्या DA cos थीटा बटे क्या है R स्क्वायर, ठीक है। तो E की जगह तो ये टोटल रखेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर इनटू DA cos थीटा, और DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है क्षेत्रफल, ये क्या होता है त्रिज्या, क्षेत्रफल और त्रिज्या का जो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का जो वर्ग होता है वही किसके बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है। अब घन कोण को चूंकि DA आ गया इसलिए घन कोण को D ओमेगा से लिखेंगे, अगर सिर्फ A रहता तो किसे लिखते ओमेगा से, इसलिए DA को cos थीटा बटे R स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, D ओमेगा, तो हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब Q है D ओमेगा। और अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो अब पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, जब पूरे पृष्ठ से निकालेंगे तो सिर्फ फाई ही, आप एक छोटे से निकालोगे तो D फाई, याद रखेंगे, छोटका से निकालेंगे तो D फाई, आप पूरा से निकालेंगे तो क्या होगा, फाई E, और फाई E बराबर इंटीग्रेशन, अब टोटल इंटीग्रेशन फाई E बराबर ये टोटल का इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q D ओमेगा, यानी और इसमें से क्या बाहर जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q निकल गया और इंटीग्रेशन क्या बचा, D ओमेगा, और D ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा बराबर किसके होता है, 4 पाई के होता है, याद रखेंगे। ओमेगा का मान क्या होता है, 4 पाई रेडियन, जो कि मैं घन कोण के बारे में मैं बताया था कि घन कोण ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई 4 पाई 4 पाई कट गया, Q बटे क्या मिला एप्सिलॉन 0, तो क्या कहते हैं फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, और इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया फाई E बराबर किस हो गया, Q बटे एप्सिलॉन 0। और यही कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का कितना गुना, 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना, यही का पूरा कर ये आता है, और यही हमने यहाँ क्या किया, सिद्ध करके दिखा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, ये आपका जो टॉपिक था, इसलिए इसे आप अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार जो है रिपीट करके देखिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो इसी के आधार पर आपके सारे इंटीग्रेशन आपके केंद्रित है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।